अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नादरीन, आपको पता है कि ये जो करंट इश्यूज़ होते हैं ना, बड़े हसास होते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स में जो होता है ना, आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो है ना व्हाट्सअप ग्रुपों में चल रहे होते हैं, लोग अपलोड्स कर रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल पर चल रहे होते हैं। जिस बंदे के पास जो भी प्लेटफॉर्म है ना, उसका वो नेगेटिव और पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा होता है। मैंने प्रोग्राम किया, उससे मैंने आपको बताया कि मॉडल टाउन के अंदर जो है ना, कोई अताई डॉक्टर हैं जिन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है और वहाँ पर सारा अमला जो है ना, अताई डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स के अमले पर मुश्तमिल जो है ना, वो सारी टीम है। और ये लोग बगैर सर्टिफिकेट्स के, बगैर मेडिकल का, इनको डिप्लोमा कोई नहीं है, ये लोग वहाँ पर अताई डॉक्टर बनकर जो है ना, लोगों को सही डॉक्टरों वाले काम करने की फ़ीस ले रहे हैं, मुआवजा ले रहे हैं। सर्विसेज में जो है ना 1% भी सच्चाई नहीं। ये मेरा वो प्रोग्राम था जो मैंने कल अपलोड किया है। अब नाज़रीन, इसमें जो डॉक्टर मसूद जो है ना, जिनको मुकामी लोगों ने कहा कि जी वो अताई डॉक्टर हैं, मैंने उनसे राबिता किया। उनको मैंने कहा जी मैंने प्रोग्राम किया था, एक दिन पहले थंबनेल लगाया हुआ था, आपने थंबनेल के बाद कांटेक्ट हमसे नहीं किया, इसलिए जो है हमने फिर यक तरफा जो कार्रवाई थी ना वो कर दी है। और लोगों ने चूँकि एहतजाज किया था, और एहतजाज के बाद हमें किसी के मौक़िफ़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना, वो इलाके के मुकीम होते हैं। और प्रोटेस्ट में कोई 1 2 10 बंदे तो थी नहीं, 15 या 20 बंदे, 25-30 बंदों की जो है वीडियो बनी थी। तो मैंने वो प्रोग्राम जब अपलोड कर दिया तो ज़ाहिर है किसी की दिल आज़ारी हो तो आपको पता है कि मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं पूरा मौक़िफ़ लेने के लिए और अगले की बात को जो है ना आप तक पहुँचाने के लिए पूरा उसको मौका देता हूँ। मकसूद साहब की जो है दयानतदारी और इनकी ईमानदारी की वजह यह है कि इन्होंने फ़ौरी तौर पर मुझसे कांटेक्ट किया और इन्होंने कहा कि जी आपके पास मैं दफ्तर में आ रहा हूँ, बिल्कुल जो भी सवाल हो मुझसे पूछें, मैं पब्लिकली जो बात करूँगा वो साबित तो मैंने कर रहा है ना। तो मैंने इनको अपने स्टूडियो बुला लिया। अब ये सबसे पहले आपको अपना तारुफ करवाएंगे कि ये हैं कौन और ये कब से क्लिनिक कर रहे हैं, उस क्लिनिक के अंदर क्या क्या हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे डिफेंड करने का और अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म पर पेश करने का चांस दिया, तो जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ थोड़ा है। मैं मकसूद अहमद हूँ, मेरा मैट्रिक मॉडर्न स्टैंडर्ड हाई स्कूल सांदा रोड लाहौर से 1984 का है। मेरे मैट्रिक में 656 नंबर थे, इंग्लिश में 146 मार्क्स थे। मैडम सुरैया उस वक्त एक रिनाउंड टीचर थी, इंग्लिश की, अमेरिका से आती थी। मैं उनका स्टूडेंट हूँ। लाहौर के 84 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनको जानते हैं। उसके बाद मेरी FSc FC कॉलेज से है प्री मेडिकल, और उसके बाद मेरा अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में दाखिला हुआ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इस्लामियात मुतालिया पाकिस्तान मेरी पास हुई। फर्स्ट प्रोफ मेरा क्लियर हुआ। सेकंड प्रोफ फोरेंसिक मेडिसिन और फार्माकोलॉजी मेरी पास हुई। मेरा सेकंड प्रोफ क्लियर हुआ। पहले फर्स्ट प्रोफ, फिर सेकंड प्रोफ, फिर थर्ड प्रोफ पैथोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन मेरी पास हुई। वो उसकी तमाम संदेह मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद फाइनल प्रोफ में मैंने ENT में और गायनाकोलॉजी में पास हुआ। मेडिसिन और सर्जरी और आई में मैं अपीयर ना हो सका क्योंकि मेरे घर में 2 ज़हनी मरीज़ भाई थे, मैं उनको मैनेज कर रहा था। ये बात सबको पता है, पूरे अहले इलाका को पता है। मेरे ज़हनी मरीज़ भाइयों को वो जानते भी हैं, उनमें से एक अब फोत भी हो चुका है। उसके बाद डॉक्टर मतीन अकरम जो कि मेरा बेंच फेलो था, स्टेजेस सब स्टेजेस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मेरी हम दोनों की इकट्ठी हुई थी। वो उन दिनों में FCPS पार्ट 1 की तैयारी कर रहा था। मैंने उसको कहा कि उतनी देर हम डिस्पेंसरी चला लेते हैं जब तक आप अपना FCPS करते हो या मैं फाइनल ईयर में बाकाया पेपरों में अपीयर होता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो A1 सेक्टर टाउनशिप से आया, उसने आके अपना मेरे साथ क्लिनिक शुरू किया। मैं उसके पास बैठ गया। इसी दौरान उसका FCPS पार्ट 1 मेडिसिन में पास हुआ। वो नेफ्रोलॉजी में पार्ट 2 करने के लिए PGR के तौर पे शेख ज़ैद हॉस्पिटल चला गया। अच्छा। तब से वो वहीं पे ही है और इस वक्त वो एसोसिएट प्रोफेसर है नेफ्रोलॉजी का, रिनाउंड प्रोफेसर है वो। मुझे एजाज़ है कि वो मेरा बेंच फेलो है। उसके बाद काफिला चलता गया, लोग आते रहे, मिलते रहे, बेशुमार डॉक्टर मेरे पास आए। 200 डॉक्टर अब तक डिस्पेंसरी में आ चुका है। उनमें से इस वक्त 15 या 14 डॉक्टर इस वक्त अमल पजीर हैं, इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें 7 स्पेशलिस्ट हैं। आई के प्रोफेसर हैं इस वक्त, जो आमना हॉस्पिटल में इस वक्त प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं। वो हफ्ते में 2 दिन आते हैं। उनकी मुनासिब फ़ीस है। 250 रुपये में उनका मेडिकल ऑफिसर आंखों का मुआयना करता है, बीमारियां बताता है। हमने कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री रखा हुआ है। हमारा MOU हुआ है जमात इस्लामी के हॉस्पिटल जो अल्लामा इकबाल टाउन में मौजूद है, BMP हॉस्पिटल के नाम मेरे ज़हन से, तो वो हॉस्पिटल से हमारा MOU हुआ है। वहाँ से हम फ्री 35 ऑपरेशन करवा चुके हैं। ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात, फ्री ऑपरेशन करवा चुके हैं। अच्छा। उसके बाद हमारा गायनी की शोबा है, उसमें रिनाउंड प्रोफेसर हैं कसूर हॉस्पिटल की डॉक्टर ताहिरा फहद। वो हफ्ते में 1 दिन आके OPD करती हैं सिर्फ 800 रुपये में। उनकी सायरा मेमोरियल में और हमील लतीफ़ में 3500 फ़ीस है। वो यहाँ पे सिर्फ 800 में अल्ट्रासाउंड भी करती हैं, साथ मुआयना भी करती हैं, साथ मरीज़ों को बेहतरीन मशवरा देती हैं। अगर कोई एमरजेंसी C सेक्शन हो तो उनका वो घर है वहाँ पे
मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ उनके हस्बैंड सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर के एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, वो दोनों इकट्ठे आ जाते हैं अचानक जब भी हम उनको बुलाएं, और वो आके अगर कोई एमरजेंसी ऑपरेशन हो तो ये आके कर देते हैं। ये चीज़ हम एमरजेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर्ड है। उसके बाद हमारी डेंटल सर्जरी की डिपार्टमेंट है, FCPS पार्ट 1 पार्ट 2 डॉक्टर मलिहा जो कि पार्ट 2 में अब अपीयर होने लगी हैं, वो मौजूद है, BDS किया हुआ उन्होंने, वो रोज़ाना आती हैं 7 से 10, तमाम अहले इलाके को पता है। उसके बाद हमारे जो डिस्पेंसरी के इंचार्ज हैं, जिनके नाम रजिस्टर्ड करवाई है हमने डिस्पेंसरी, डॉक्टर अकरम रसूल, वो DTCD हैं, 19वां स्केल है उनका पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी के वो हेड हैं। उसके साथ बैठते हैं डॉक्टर अबू बकर जो कि यूरोलॉजी के MS हैं, और उनके साथ बैठते हैं डॉक्टर शुएब मलही जो कि कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में ENT के प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। वो हफ्ते में 3 दिन आते हैं। डॉक्टर अबू बकर रोज़ाना आते हैं, डॉक्टर अकरम रोज़ाना आते हैं। उनके साथ मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं डॉक्टर सरफराज, उनका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स मेडिसन है। उसके बाद उनके साथ एक YDA का डॉक्टर बैठता है, डॉक्टर गुलफाम मुल्तान से आया है, वो रोज़ाना आता है, शाम 6 बजे आता है, रात 2 बजे जाता है, 8 घंटे ड्यूटी वो करते। सुबह के टाइम डॉक्टर रेहान आते हैं, वो मेडिकल ऑफिसर हैं। सब ये PMDC इनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है हमारे पास, डिस्पेंसरी के प्रेमिसेस में मौजूद है। हमने इनका जॉब डिक्लेरेशन हमने लिख के रखी है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ केयर कमीशन की वो हमने पूरी करके वहाँ रखी है। उसके बाद गायनी सेंटर में 3 मेडिकल ऑफिसर हैं, जिनमें 2 हर वक्त मौजूद रहती हैं। डॉक्टर हाजरा सुबह के टाइम आती हैं, डॉक्टर नताशा शाम के टाइम आती हैं, और फिर नताशा 12 बजे के बाद वहीं सो जाती हैं। यानी कि हमने 24 घंटे का सेट बनाया हुआ है। अगर कोई एमरजेंसी आ जाए, डॉक्टर नताशा उठ जाती हैं, और उनके साथ क्वालिफाइड फीमेल नर्स भी मौजूद होती है, बाहर गार्ड बैठा होता है। ये सारा सिस्टम है जो पिछले 26 साल पहले शुरू हुआ, और आज ये एक काफ़िला बन चुका है। हमने इस दौरान तरस खाकर अपने सौतेले मामू को डिस्पेंसरी में रहने की जगह दी, ऊपर फ्लैट लेकर दिया। वो उनकी बीवी फौत हो चुकी थी, 2 बच्चे नानी के घर में पल रहे थे जिनको वो छोड़ के आ चुका था। हमने उनको कहा कि आप यहाँ रिहाइश तैयार कर लें, आपने बेरोज़गारी की जो ज़िंदगी गुजारनी है उससे बेहतर है लड़कों की निगरानी कर लिया करें, कोई दवाइयों का ध्यान रखने कर। 14 साल मैं उनको देखता रहा, ऑब्ज़र्व करता रहा, लेकिन उनकी तवज्जो काम की तरफ नहीं थी। आखिरकार ना मसाइद वजूहात की वजह से, ना बताई जाने वाली वजूहात की वजह से मैंने 2 महीने पहले उनको डिस्पेंसरी से फारग कर दिया। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप अपना जो सामान है, माल असबाब है, वो यहाँ से समेटें और मेरा फ्लैट खाली कर दें। उन्होंने शुरू में लैलोलाद की, कल करता हूँ, महीने बाद करता हूँ, 15 दिन बाद करता हूँ। मुहर्रम के दौरान इन्होंने अपनी कोई कैंपेन चलाई मोहल्ले में कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। 12वीं मुहर्रम को, 13वीं मुहर्रम को ये अपने मिलने वाले 2-3 लड़कों के साथ और मोहल्ले के चंद बच्चों के साथ डिस्पेंसरी पर इन्होंने धावा बोल दिया। इन्होंने मुझे कहा उठो, मामू को वापस रखना है कि नहीं रखना है। मैंने कहा मैंने नहीं रखना है ऐसे बंदे को। मैंने कहा जो मर्ज़ी कर लो। उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, और उसके बाद मुझे धक्के दिए, थप्पड़ मारे। ये सबको मालूम है इस बात का, ये इसमें कोई झूठ बात नहीं है। उनसे भी पूछा जा सकता है। ये शायद भाई उनको फ़ोन करके पूछेंगे कि जनाब आपने इनको मारा भी है? बिल्कुल डिस्पेंसरी, बिल्कुल पूछूंगा। आपने डिस्पेंसरी में जाके उनकी बेगम की वीडियो, बेगम की ऑडियो लीक करने की कोशिश की है, जबकि उनका घरेलू मसला था वो, जो कि सुलह भी हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने इस सारे डरावे धमाके के बाद जब मैं परेशान हो गया कि ये बिग बैंग हो गया डिस्पेंसरी में, यहाँ तो हमारी शोहरत ख़राब हो जाएगी कि लोग आके बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि आपकी क्या शराइत है? उन्होंने कहा जी अब आप 5 लाख देते हैं तो मामू फ्लैट खाली करेगा। मैंने वो कमिट कर दिया। इसका डॉक्यूमेंट्री सबूत मेरे पास मौजूद है, उनके साइन अंगूठे मौजूद हैं, शेख मोहम्मद यूसुफ के भी, और जितने भी गवाह हैं जो पंचायती थे वो सारे उस वक्त जो मौजूद थे, उनके गवाह मेरे पास वो कागज़ मौजूद है। उसके बाद इन्होंने ये वीडियो अपलोड की। मुझे पता लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये इन्होंने मेरे साथ 5 लाख की कमिटमेंट करके भी मेरी ब्लैकमेलिंग नहीं छोड़ी। तो मैंने अब शाहिद भाई से रब्ता किया और अपना ये मौक़िफ़ पेश किया। अब शाहिद भाई का कोई भी सवाल हो डिस्पेंसरी के मुतल्लिक़, मेरा ख्याल है कि मैंने जामे अपना मुकम्मल तारुफ़ करवा दिया, अपनी क्वालिफ़िकेशन का भी। मैंने कभी अकेले नहीं बैठा डिस्पेंसरी, मेरे साथ डॉक्टर गुलफाम, मैं खुद रिसेप्शन पे बैठता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, इन सबको पता है। रात को 12-1 बजे जाता हूँ, हिसाब क्लोज करवाता हूँ। मेरी ड्यूटी ये होती है कि कोई मरीज़ परेशान ना हो। अगर कोई मरीज़ फौत हुआ है तो मुझे सामने लाएँ, उनके पेरेंट्स को लाएँ, पेरेंट्स मुद्दई बने कि मोहल्ले के नौजवान लड़कों ने जो कि मामू के बहकावे में आए हैं वो आगे शोर मचाना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें। अव्वल तो मेरी इतला में कोई ऐसी कोई कैजुअलिटी कोई है नहीं डिस्पेंसरी में। अगर कोई हुई भी है गायनी सेंटर में या कहीं भी, तो वो हमें उनके पेरेंट्स से मिलाएं, उनसे पूछें कि सर आपकी फौतगी की वजह क्या थी। कोई वजह तो होगी ना,
कोई एलिमेंट पुरानी होगी, कोई क्रॉनिक होगी, मरीज़ मरा हुआ पहुंचा होगा, कोई वजह तो होगी ना, उसने कोई डॉक्टर ने देखा होगा, नीचे डॉक्टर नताशा के साइन होंगे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर, डॉक्टर ताहिरा फाहद जो FCPS हैं उन्होंने देखा होगा, उनकी कोई OPD की पर्ची होगी, उनकी कोई ECG होगी, उनकी कोई डॉक्यूमेंट होगी। ऐसी थोड़ी कोई फौत हो जाता है कि आए हवा में और कोई उसको हाई डोज दे दे। डॉक्टर क्वालिफाइड हाई डोज दे सकता है? आप हमारे पास आएंगे, आप खुद बताएं, हम आपको 2 टीके लगा देंगे डिक्लोरैन के, हम 4 टीके लगा देंगे ऑक्सीडिल के, कैसे मुमकिन है? ओवरडोज तो पॉसिबल नहीं है, ये तो लेमैन वाली गुफ्तगू है। तो मेहरबानी करें इस वीडियो को पॉजिटिवली लिया जाए। इसकी वजह से मेरी जगहंसाई हो रही है, डिस्पेंसरी की जगहंसाई हो रही है, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हुआ। मेहरबानी बहुत शायद तक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और फिलबदी वही बंदा बोल सकता है और नेचुरल जिस तरह आप बोले हैं वही बंदा बोल सकता है। इस तरह तो बंदे को मन गढ़त या बोगस जो कहानी है तो बंदे को याद ही नहीं रहती। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, बिल्कुल फिल्मदी बोले हैं आपके। मेरा नहीं ख्याल कि आपको सारे बयान के अंदर हमें कहीं पे भी जो है इसको एडिट या कटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा मकसूद भाई, आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बड़े जेंटलमैन आदमी मुझे लगे और मैं आपकी बातों से बड़ा ज़्यादा इंप्रेस हूँ। आप मुझे ये बताएं, जब आपका क्लिनिक खुला था तो आपकी सुना है कि 10 रुपये फ़ीस थी और अभी आप 250 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ये क्या वजह है? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये 1996 जुलाई 10 जुलाई 1996 को पहला दिन था। 10 मरीज़ आए थे 10 रुपये की पर्ची पे, यानी हमने पहले दिन 100 रुपये वहाँ से हासिल किया था। अब इस बात को 26 साल हो चुके हैं। 26 साल पहले 10 रुपये लेते 26 साल पहले 10 रुपये लेते थे। हमारी जो मेरी पहली बेगम थी जिनके साथ मेरी डाइवोर्स हुई, उनके वालिद साहब आज़म क्लॉथ मार्केट में, जो ये कह रहे हैं ना ये शालमी से आया, आज़म क्लॉथ मार्केट में अल फारूक फैब्रिक्स के नाम से उनकी कई दुकानें हैं आज़म मार्केट में। और जब मेरा दूसरा निकाह हुआ उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम अगर इसको तलाक दे दो हमें कोई गरज नहीं। मैंने कहा मैं बिला वजह किसी को तलाक नहीं दे सकता। उन्होंने डिस्पेंसरी से हाथ हटा लिया और मेरे से सेपरेशन इख्तियार कर ली। मैंने अल्लाह के राह में इस बात को कबूल किया और इसकी परवाह ना की। उसके बाद मुझे हर साल 10 रुपये बढ़ाने पड़े, क्योंकि वो जो मुझे डोनेट कर रहे थे वो मैंने ख़त्म हो गया। अब मैंने वसाइल, अब डॉक्टर अकरम है 19वां स्केल है। यानी कि 26 साल पहले अब 10 रुपये लेते थे? जी जी। तो आज अगर वो 10 रुपये की हम वैल्यू को हिसाब लगाए तो वो 500-700 रुपये बनती है, बल्कि मेरा ख्याल 1000 रुपये भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। तो इसका मतलब फीस तो नॉर्मल है। आप मुझे ये बताएं, आपको कभी खुदा न खास्ता हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने आपको उन्होंने शो का नोटिस दिया हो, को आपको उन्होंने कोई ऐसा कोई आपको क्लिनिक को सील किया हो, कोई ऐसा? जी सर, एक दफ़ा हेल्थ केयर कमीशन वाले आए थे, बल्कि हेल्थ केयर वाले ने DDO आया था और उसने हमें हमारे डिस्पेंसरी सील भी की थी, लेकिन फिर हमने उसको डीसील करवाया, अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने हमारे साथ एग्री किया। उन्होंने कहा जी हमने जल्दबाजी में ये गलती से कर दी, लेकिन उसके बाद वो बेशुमार विजिट्स कर चुके हैं। यानी कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया ना? जी हाँ, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप यानी कि एज ए एडमिन आप काम कर रहे हैं, जिस तरह मेरा अखबार था रोज़नामा महाज और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था। चीफ एग्जीक्यूटिव का होता अखबार में नहीं है, मैं सिर्फ एक इन्वेस्टर था। आप भी इसी तरह यानी कि एक एडमिन है और आपने बनाया हुआ हॉस्पिटल, सारी टीम आपने आगे जो है बड़ी कॉम्पिटेंट रखी है। मुतलका जो डॉक्टर्स हैं उनके सारे क्वाइफ देख कर आपने उनको भर्ती किया हुआ है या उनको जॉब दी है। आपका वहाँ पे सिर्फ यानी कि सारा एडमिन के मामला को आप सारे वॉच करते हैं? जी, मैं वहाँ रिसेप्शन पे जाके बैठता हूँ, इन सबको मालूम है। और डॉक्टर गुलफाम मेरे साथ बैठे होते हैं, उससे पहले डॉक्टर शहबाज थे, उससे पहले डॉक्टर जवाद थे, गाहे बगाहे डॉक्टर चेंज होते रहे, वो मेरे साथ बैठे होते हैं, वो लिख भी रहे होते हैं, मैं उनको देख भी रहा होता हूँ। और उसके बाद रात को मैं अपना हिसाब करता हूँ और घर आ जाता हूँ। मैंने जब 14 डॉक्टर रखे हुए हैं तो मुझे बिला वजह क्वैकरी करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं फाइनल ईयर तक पढ़ा भी हुआ हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मजबूरन किसी को मुझे दवाई देनी भी पड़ जाए तो वो गलत नहीं होगी, जबकि मैं 26 साल से वहाँ बैठा हुआ हूँ। और मेरी संदेह मौजूद है, वहाँ फाइल बनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं। मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेरे 4th ईयर तक की संदेह लगी हैं, FSC की मैट्रिक की संदेह लगी हैं। मुझे क्वैक कहना सरासर ज़्यादती है। हाँ, ये है कि मेरा PMDC क्लियर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास 14 डॉक्टर मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। मेरा तो काम होता है कि पेशेंट को रिलीफ मिले, रश पड़े फ़ौरन मैं उनकी आगे बढ़ूँ, मैं उनको हेल्प करूँ, जो फारग हो डॉक्टर हो उसके पास बिठाऊँ, हिसाब पे नज़र रखूँ। ये इन लोगों को सबको पता है इस बात का कि मेरा काम है। नाज़रीन, आप ये देखें कि माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम्स जो है ना किस नज़र से देखे जाते हैं कि इस प्रोग्राम को लगे हुए अभी 3 से 5 घंटे हुए हैं और फौरी तौर पर जो है ना मकसूद साहब ने डायरेक्टली मुझे कॉल की है। यानी ये बड़ी थैरोली जेंटलमैन लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं यार। हम लोगों को डायरेक्ट कॉल करके अपना मौक़िफ़ देना खालाजान का वाड़ा नहीं होता। हर बंदा ये सोचता है कि यार इनके फ़ोनों में रिकॉर्डिंग होगी, ये मौक़िफ़ लेते हैं, शायद ये बगैर बताए रिकॉर्डिंगें कर लेते हैं। तो भैया मैंने कभी ऐसी बेगैरतों वाली काम नहीं किया कि किसी को बताए बगैर उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। बाज़ का लोग घर की कोई ऐसी बात करते थे हम उसको वायरल कर दें, ये ज़मीर गवारा नहीं करता। हमने जब भी किसी का मौक़िफ़ लेना होता है उसको ज़रूर बताना था कि हम ऐसे जर्नलिस्ट या चलें यूँ साफ़ी लगा लें या साफ़ी टाइप भी जो लगा लें। हालांकि मैं तो जो रियलिटी पर बात करने वाला हूँ, रियलिटी ग्राउंड पर बात हमेशा की है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ।
मैंने कहा यार अगर ये शख्स 2 नंबर होता या इस शख्स का कोई भी काम धंधा ऐसा गलत होता या कोई भी इनके पास जो है ना जो मैंने बातें की वो मेरी दुरुस्त होती और सच्ची होती, तो ये बंदा कभी भी जरूरत ना करता मुझे फ़ोन करने की। इन्होंने फ़ोन करके चोई साहब आप मुझे एक बात बताएं, अब इनकी मेहरबानी ने मेरे मुंह पर निकाला कि मैंने इनको कहा था कि आप मेरे पर खुल के तनकीद करें। इन्होंने मुझे कहा कि शाहिद साहब आप मुझे एक बात बताया, माशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं, मैं खुद आपके प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। इन्होंने मुझे दिखाया, इनके फ़ोन के ऊपर मैं सब्सक्राइब हुआ हूँ, चैनल को भी पेज को भी इन्होंने लाइक किया हुआ। ये कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं, आप इतने बड़े अदारे के ख़िलाफ़ जो है ना इतना सख्त आपने मौक़िफ़ दिया है, शाहिद साहब आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैंने इनको ये कहा कि आप मेरे मुँह पर बैठ कर तो कम अज़ कम इस तरह की बात ना करें। इन्होंने कहा चोई साहब और मैं क्या करूँ, मुझे आप ये बताएं, आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे लोग जो मेरे जानने वाले हैं, जो हमारे क्लाइंट्स थे, जो मरीज़ थे, वो मुझे कॉलें कर रहे हैं कि जी ये क्या मामला है, आपके क्लिनिक के बारे में जो है ना जागसाई हो रही है। तो मुझे इनकी बात की बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने जो है ना मेरे मुंह पर बैठकर जो है ना मुझे ये अल्फाज कहे कि आपको शर्म आनी चाहिए थी। तो भैया शर्म यही है ना कि मैंने ये आए हैं, मैंने इनको कहा भाई आप चाय पिएँ, आपका जो भी मौक़िफ़ हो एक लफ्ज़ हम नहीं काटेंगे। तो मैं हैरान परेशान हूँ, ये बातें लिखी पढ़ी तो हो नहीं सकते। ये मेरे पास सारी सनदें लेके आ, इतने रैश ही आए हैं। मैंने इनको बड़े प्यार से पढ़कर इनको मैंने कहा भाई जान आप बैठे तशरीफ़ रखें, गुस्सा ना करें, आप हमारा प्लेटफॉर्म आते हैं, जो आपने कहना है आप कहें। भैया मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ जो करंट इशूज़ है ना, यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक इशू जो अभी चल रहा है, अभी फ़र्ज़ करें कल प्रोटेस्ट हुआ है, कल एहतजाज किया लोगों ने, तो जाहिर है कि जब एक चीज़ को हम वायरल करेंगे, उसको हम अपलोड करेंगे, वो वीडियो के बाद आप लोग लिखेंगे, फिर हम रिसर्च में चले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में चले जाते हैं। जो हालात सामने हैं ना मैंने आपको सामने रख दिए हैं, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर ये मेरे पास आकर जो है ना थोड़ा रवैया उस तरह का करते तो मुझे अंदाज़ा हो जाना था कि इन्होंने मुझे पैकेज उठवाया, मुझे इनको रिश्वत की ऑफ़र किया है, तो मैंने इनके खिलाफ तुनगर प्रोग्राम कर देना था। मुझे ख़रीदना किसी की खालाजान का वाड़ा नहीं है कि कोई बंदा कि हम शाहिद चौधरी की बोली लगाएंगे से ख़रीद लेंगे। मुझे इनके आने का स्टाइल, गिला करने का और जो इन्होंने शिकायत जिस अंदाज से की है, ये शराफत का सर्टिफिकेट है। प्रोग्राम के बारे में आप कोई भी ऐसी बात जो आप जानते हो, जो मैंने कल प्रोग्राम किया था उसके बारे में जो आपकी राय हो, और आज जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ इसके बारे में जो भी आपका नज़रिया, राय या आप जो जानते हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा ताकि लोग असल और नकल का जो है ना उसका खाता खोल कर उसे पढ़ सकें और लोगों की तसल्ली हो जाए कि ये रियलिटी पर प्रोग्राम्स होते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।